प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 13, जिसमें दिया है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न में कोई चित्र हमको नहीं दिया गया है, केवल संकेत दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं ABC नाम का, उसके बाद की कहानी को हम आपको बताते हैं। तो ये रहा ABC नाम का एक त्रिभुज जो कि हमसे प्रश्न कह रहा था, उसके बाद की कहानी को आप समझ लीजिए। कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, तो यहां पर देखिए भुजा BC है, इस पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ध्यान से समझिएगा, यहीं पर कहानी ट्विस्ट होने वाली है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न है, आपको बारीकी से समझना है। कह रहा है कि कोण ADC, तो ADC कब बनेगा? जब हम A को D से मिला देंगे तब बनेगा। तो यहीं पर हम मान लेते हैं यहां पर कि ये बिंदु D है, ध्यान से आप समझिएगा। तो इसे हम इससे मिला देंगे, तो ये जो कोण ADC बना है, ध्यान से देखिए, ये वाला ADC बराबर होना चाहिए किसके? BAC। ऐसा हमारा प्रश्न कह रहा है। तो BAC का मतलब ये पूरा। अब तो आप प्रश्न को भली भांति समझ गए होंगे, फिर से एक बार समझ लीजिए। कह रहा है कि D इस प्रकार स्थित है कि D यहां पर हमने स्थित कर दिया, और किस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC। यही पूरा का पूरा मैटर है। ये रहा आपका चित्र। अब हम चलेंगे इसके हल की तरफ, और हल में करना क्या होता है? कुल 4 हेडिंग होती है। पहली हेडिंग होती है दिया है, दूसरा सिद्ध करना है, तीसरी रचना, और चौथी आखिरी हेडिंग होती है उपपत्ति की। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो हमें क्या दिया है? कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि फला कोण बराबर फला है। तो यहां से लेकर यहां तक की बात को हम दिया है वाली हेडिंग में लिख लेंगे। तो दिया है वाली हेडिंग में हमने लिख लिया, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। ये हमको दिया गया था। इसके बाद अगली हेडिंग होती है सिद्ध करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD। ये हमको सिद्ध करना है। तो इसके बाद अगली हेडिंग होती है रचना की। तो इस प्रश्न में हमने कोई रचना की नहीं, जो हमको दिया गया था वही हम बनाए हैं। तो रचना का मतलब होता है कि अतिरिक्त इसमें कुछ काम करते तो वो रचना वाली हेडिंग में चला जाता, लेकिन यहाँ पर रचना वाली हेडिंग कैंसिल रहेगी। अगली जो आखिरी हेडिंग होती है उसे हम लिखेंगे यहाँ पर उपपत्ति। तो अब प्रश्न उठता है कि हम उपपत्ति की शुरुआत करें कहाँ से? तो हमने आपको बार बार बताया है कि उपपत्ति की शुरुआत हम वहीं से करते हैं जो हमको प्रश्न में दिया गया होता है। तो हमें दिया है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, तो इसी से हम शुरुआत करते हैं। तो यहां पर हम उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, कोण ADC बराबर कोण BAC। तो ये हमको दिया है और इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। जब ये समीकरण 1 है तो दूसरा समीकरण हम कहां से प्राप्त कर लें, ये हमको प्रश्न ही बताएगा। तो प्रश्न का मतलब जो दिया है वही बताएगा। यहां पर देखिए ADC और BAC की बात की गई है। यह कब संभव है? जब हम इसी नाम का त्रिभुज लेंगे तब तो यह संभव है। तो इस पूरे चित्र में कितने त्रिभुज बन रहे हैं इससे आपको कोई मतलब नहीं। हमें 2 त्रिभुज लेने होंगे, तब तो जाके हम उसको समरूपता वाली कंडीशन में अप्लाई करेंगे, तब जाके क्वेश्चन हमारा हल होगा। यह है इसका मूल मंत्र। तो ADC और BAC नाम का आप देखिए इसमें चित्र कहां कहां बन रहा है। ध्यान से देखिए, ADC नाम का एक त्रिभुज बना है ऐसा, और दूसरा BAC नाम का हमें चाहिए। तो BAC ये रहा आपका बड़ा वाला त्रिभुज, और ये रहा आपका थोड़ा सा छोटा वाला त्रिभुज। इन्हीं दोनों त्रिभुजों की हम बात करेंगे और इनको समरूप साबित करेंगे, तब जाके हमारा मैटर हल होगा। तो इनको समरूप साबित करने के लिए करना क्या होगा? एक तो यहां पर दिया गया है समीकरण ADC बराबर BAC, एक कोण के बराबर है। यदि दूसरा कोण हम दूसरे कोण के बराबर कर लेते तो ये साबित हो जाता। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, जो कोण C है वो दोनों में पाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोण C बराबर कोण C होगा, और लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा। हम इस त्रिभुज के लिए कैसा लिखेंगे? लिखेंगे DCA। ध्यान से देखिए, DCA इस त्रिभुज के लिए लिखेंगे।
और पूरे वाले त्रिभुज के लिए क्या लिखेंगे, बी सी ए दोनों आपस में बराबर होंगे। यहां पर हम लिखेंगे तथा कोण डी सी ए, ध्यान से देखिए डी सी ए बराबर होगा किसके, कोण बी सी ए। तो इसे हम समीकरण 2 तो कह लेंगे, लेकिन ये आपने पाया कहां से, इसका रीजन आपको आगे लिखना पड़ेगा। तो हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं उभयनिष्ठ कोण। अब उभयनिष्ठ का मतलब आप समझ लीजिए, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब जो दोनों में पाया जाता है। तो ये कोण सी दोनों में पाया जा रहा है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इतना तो काफी है, समीकरण 1 और समीकरण 2 ही काफी है दोनों त्रिभुज को समरूप साबित करने के लिए। तो हम नीचे लिखेंगे इस समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या कहेंगे, त्रिभुज एडीसी, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज एडीसी समरूप साबित हो चुका है त्रिभुज एबीसी। और ये समरूपता आपने पाई कहां से, लिखेंगे कोण कोण अर्थात एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। तो त्रिभुज एडीसी समरूप त्रिभुज एबीसी जब हमने सिद्ध कर लिया है और आपने समझ भी लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, अर्थात समानुपाती भुजाएं होंगी। तो अब प्रश्न यह उठता है कि कौन सी भुजा किसके संगत है। ये काफी जटिल है, इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। इन दोनों त्रिभुजों को हम अलग अलग बनाएंगे यहां पर नीचे, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो आइए हम दोनों त्रिभुज को नीचे बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पर दोनों त्रिभुज को अलग अलग बना लिया है। अब समझने वाली बात यहीं पर है, आपको बहुत ही बारीकी से समझना है कि कौन सा त्रिभुज कौन सा है। एक तो यहाँ पर क्लियर देखिए, ए डी सी जो नाम का त्रिभुज है, हम किसी एक को एडीसी मान लेंगे, दूसरा मानने में थोड़ा सा कठिनाई है। तो हम मान लेते हैं कि ए आपका एडीसी है, ए डी सी, ये तो एकदम क्लियर सा है। तो ये आपका जो डी है ये है एडीसी हो गया। लेकिन जो ए बी सी नाम का त्रिभुज है, इसी को आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है, कौन सा पोजीशन कहां रहेगा उसका। तो संगत कोण को हम बराबर स्थान पर रखेंगे। तो चूंकि ये जो कोण डी है, कोण ए की संगत होना चाहिए, क्योंकि ये बराबर है तो संगत है निश्चित रूप से। तो कोण ए कोण डी के स्थान पर होना चाहिए, कहने का मतलब यहां डी है तो यहां ए होना चाहिए। अब आप इस बात को समझ गए होंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं ए। अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि यदि यहां सी है तो इसमें भी यहीं पर सी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो बड़ा वाला चित्र है किस टाइप से रोटेट हुआ है, उठा के ऐसी पलटी मार दिया गया है। कहने का मतलब ए नीचे हो गया है और सी अपने स्थान पर नीचे हो गया है और बी ऊपर चला गया है। बस कुछ इस टाइप का मैटर है। तो यहाँ पर सी अपने पोजीशन पे है, तो ये सी के संगत यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर कैसे रोटेट किया गया और कैसे चित्र को अलग किया गया, आप इस बात को समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन हल हो चुका है। ए डी के संगत बी ए भुजा है और डी सी के संगत ए सी है और ए सी के संगत बी सी है। यहां पर कुछ इस टाइप का है। अब यहां पर संगत आप समझ गए होंगे। तो हम आगे लिखेंगे, इसलिए ए डी अपान बी ए या ए बी कहिए बराबर, अगला क्या है डी सी या सी डी लिखिए, सी डी अपान अगला है ए सी या सी ए कहिए, जो भी कहिए कोई दिक्कत नहीं, बराबर अगला क्या है सी ए, ध्यान से देखिए इसमें सी ए अपान अगला क्या है सी बी। तो इस बात को हमने कहां से लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज एडीसी समरूप है त्रिभुज एबीसी के, तो इसलिए हमने इस बात को लिख दिया कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो चूंकि ये जो अनुपात है इससे हमें कोई मतलब नहीं। क्यों, ये कहां से पता चला, ये यहां से पता चला जो हमें सिद्ध करना है। देखिए इसमें सी ए है, सी बी है, सी डी है, तो ए डी ए बी की बात उसमें है ही नहीं, इसे हम छोड़ देंगे ऐसे गोला में करके। तो सी डी अपान सी ए बराबर सी ए अपान सी बी को ही केवल लेंगे। तो लिख सकते हैं या, तो यहां पर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी डी का सी बी में होगा और सी ए का सी ए में होगा। तो सी ए का सी ए में करेंगे सी ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर सी डी का सी बी में करेंगे तो हमको मिलेगा सी बी इंटू सी डी। तो शायद यहां पर सिद्ध हो चुका है, आप ध्यान से देखिए सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो यही हमें साबित करना था और साबित हो भी चुका है। तो यहां पर नीचे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो यही है इस प्रश्न का हल और काफी आसान है।
थोड़ा सा घुमावदार था लेकिन आसान है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।